नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कनाडा में जिससे भारत फिर नाराज़ हो गया है? भारत और कनाडा के रिलेशनशिप सुधर तो बिल्कुल नहीं रहे हैं, बल्कि बिगड़ते जा रहे हैं। इसका सीधा सीधा संबंध खालिस्तानी मूवमेंट से है, जो कि कनाडा में अच्छा खासा थ्राइव कर रहा है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो कनाडा में क्या हुआ है कि कनाडियाई संसद में 1 मिनट का मौन रखा गया है। क्यों? क्योंकि निज्जर की हत्या कर दी गई थी। अकॉर्डिंग टू कनाडा ये भारत ने कराई है। अब भारत ने इस पर खेद जताया है। क्या है ये पूरा मामला, जानते हैं विस्तार से। देखो, भारत ने हाल ही में कनाडा की संसद द्वारा खालिस्तान चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की याद में 1 मिनट का मौन रखे जाने की आलोचना की है। इससे पहले भी भारत ने बहुत बार कनाडा से ये रिक्वेस्ट किया है कि आप खालिस्तानी सपोर्टर्स को इतना सिंपैथी देना बंद करिए। खालिस्तान एक मूवमेंट है जो कि भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। सिर्फ यही नहीं, ये पाकिस्तान के भी टुकड़े करना चाहता है। खालिस्तान मूवमेंट चाहता है कि भारत और पाकिस्तान का जो पंजाब का क्षेत्र है और इवन कुछ अदर क्षेत्र जो भारत के हैं वो मिला के एक अलग से कंट्री रहे। तो मतलब यहाँ पे सेसेशनिस्ट एक्टिविटी है। ये सेसेशनिस्ट एक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि अलग करना, राज्य देश को उनके राज्यों से अलग करना, विभाजित करना। भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में बोला जाता है कि हम एक पूरी की पूरी यूनिफाइड कंट्री है। यहाँ पे किसी भी राज्य ने या फिर किसी भी ग्रुप ने अगर भारत के टुकड़े करने की बात की तो ये हमारे लिए आतंकवादी के समान है। और कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट बहुत समय से बर्थ ले चुका है और ये अच्छा खासा थ्राइव कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कनाडा बेसिकली यहाँ पे एलिगेशंस लगा चुका है भारत के ऊपर सिंस लास्ट ईयर वी आर वाचिंग कि भारत की वजह से या भारत ने निज्जर की हत्या करवाई है और उसकी मृत्यु के पीछे पूरा भारत का हाथ रहा है। भले ही अभी तक हमारे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है, पर यहाँ पे 5 आइज़ अलायंस है, जो 5 आइज़ इंटेलिजेंस अलायंस, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है। इसी की वजह से थी 5 आइज़ इंटेलिजेंस अलायंस। ये बेसिकली कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से बनी है। तो इतनी कंट्रीज़ मिलके अपने आप को 5 आइज़ कहती हैं और ये कहती हैं कि इसमें कनाडा कहता है कि इसे सारा एविडेंस इन कंट्रीज़ के साथ शेयर कर लिया है और भारत को अभी तक इसने एविडेंस नहीं दिखाया है कि किस तरह से भारत ने निज्जर की हत्या कराई है। ये बस सारे एलिगेशंस ही बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे। अब अगर मैं बात करूं आपसे कनाडा के बारे में, ये नॉर्थ अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका में एक कंट्री है जो कि यूएसए के साथ अपनी सीमा साझा करती है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जैसे कि ऑटवा, टोरंटो, शार्लटाउन, फिर उसके बाद हैलिफैक्स, सेंट जॉन से कुछ इसकी बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। देयर आफ्टर ये कैनेडियन शील्ड इसका ही पार्ट है। कैनेडियन शील्ड बहुत विस्तृत रूप से फैला हुआ है। आर्कटिक सर्कल इससे होके गुजर रहा है और यहाँ आप कुछ क्षेत्र देख रहे होंगे कनाडा के। यहाँ पे आपको टुंड्रा और टैगा वेजिटेशन भी मिल जाएंगे, ठीक है। टुंड्रा और टैगा वेजिटेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स और लेक्स यहाँ पे देख लीजिए। रिवर्स में तो फ्रेज़र रिवर है, पीस रिवर है। मैं आपका इसलिए बता देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। अथाबास्का लेक है यहाँ पे, लेक विनीपेग है। ग्रेट लेक सिस्टम इसी का पार्ट है। ग्रेट लेक्स में लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरॉन, लेक ईरी और लेक ओंटारियो, ये 5 ग्रेट लेक्स हैं, जिसमें लेक मिशिगन ही अकेली ऐसी है जो पूरी की पूरी यूएसए में स्थित है। बाकी सारी लेक्स क्या हैं, यूएसए और कनाडा के बीच में सम्मिलित रूप से साझा की जाती है। इसके अलावा अगर प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अभी रिसेंटली कहा, हम स्वाभाविक रूप से चरमपंथ और हिंसा की वकालत को राजनीतिक स्थान देने वाले किसी भी कदम का विरोध करेंगे। और यहाँ कनाडा में साफ साफ दिया जा रहा है। पिछले साल देखो सितंबर में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता के आरोपों के बाद दोनों देशों के बीच संबंध गंभीर तनाव में आ गए हैं। नई दिल्ली ने श्री ट्रूडो के आरोपों को बेतुका बताकर खारिज भी कर दिया गया और उसके बाद भारत का कहना ये था कि दोनों देशों के बीच मुख्य मुद्दा यह है कि कनाडा अपनी धरती से ये गतिविधियां जो चला रहा है, खालिस्तानी सेंटिमेंट्स को जो बढ़ावा दे रहा है, उसको बंद नहीं कर रहा और यहाँ कनाडा इन सब चीज़ों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे इन दोनों देशों के बीच में खालिस्तान मुद्दे को लेके काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है, तो इसके बारे में हम जानेंगे।
ये मैप हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, बस आपको एक व्यूअरशिप के लिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस मैप ने हमारे देश के टुकड़े करने की बात की है। ये खालिस्तानी रेफरेंडम पास हुआ है जिसके अकॉर्डिंग खालिस्तान इन सारे रीजन से मिलके बनता है, जैसे कि पंजाब का रीजन है, हरियाणा का रीजन है, इवन राजस्थान के कुछ रीजन्स हैं जिसमें आप जोधपुर देखेंगे, बीकानेर देखेंगे, गंगा सागर देखेंगे, गंगानगर देखेंगे, और ये कुछ क्षेत्र हैं। इनको बूंदी और कोटा को भी खालिस्तान अपने में लाना चाहता है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का पंजाब का क्षेत्र है उसको भी लाना चाहता है। सिर्फ यही नहीं, खालिस्तान कहता है कि उत्तर प्रदेश के भी क्षेत्र उसके हैं, जैसे कि खालिस्तानी रेफरेंडम ने पूरा नॉर्थ सेंट्रल उत्तर प्रदेश अपने साथ रखा है, उत्तराखंड के भी क्षेत्र को ये लाना चाहता है। तो इस प्रकार से चाहता है खालिस्तानी रेफरेंडम ये दिखाना चाहता है कि भारत के कम से कम नहीं तो 4 से 5 राज्यों तक ये फैलना चाहता है। क्या ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो खालिस्तानी आंदोलन वर्तमान पंजाब, भारत और पाकिस्तान दोनों में एक अलग संप्रभु सिख राज्य के लिए एक लड़ाई है, और पिछले कुछ वर्षों में या विभिन्न रूपों में विभिन्न स्थानों पर अपनी आबादी दिखा रहा है। अगर बाकी नेशंस की बात करें कौन कौन से जगहों पे फैला हुआ है, यूके में खालिस्तानी मूवमेंट फैले हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कनाडा तो गढ़ बन चुका है खालिस्तानी सेंटिमेंट्स का, साथ ही साथ यूएसए में भी फैला हुआ है खालिस्तान। अब खालिस्तान आंदोलन वर्तमान में तो पंजाब, भारत में पंजाबी एरिया के साथ साथ इतने सारे एरियाज़ भी अलग करना चाहता है, जो कि बहुत दुख की बात है। देखो, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 और ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1988 के बाद भारत में यह आंदोलन कुचल दिया गया था, और इंदिरा गांधी जी ने बिल्कुल सही किया उस समय कुचल देने की, क्योंकि अगर आप एक जगह बैठ के आर्म्ड वायलेंस करेंगे तो क्यों नहीं कुचला जाएगा। बिल्कुल, इसको जब भी ये खड़ा होगा इसको फिर से कुचला जाएगा। लेकिन यह सिख आबादी के कुछ वर्गों, विशेष रूप से कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सिख प्रवासियों के बीच सहानुभूति और समर्थन प्राप्त करता जा रहा है। रीज़न क्या है? उसके बाद अगर आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँ तो आप ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ऑपरेशन ब्लू स्टार टेररिस्ट के अगेंस्ट था, ये सिखों के अगेंस्ट नहीं था। पर हाँ, जिस प्रकार से यहाँ पे ब्लू स्टार ऑपरेशन का इंटेंशन बिल्कुल सही था, पर ब्लू स्टार ऑपरेशन के पीछे जो ये खालिस्तानी गुरुद्वारे में छुपे थे, वो इसीलिए छुपे थे क्योंकि वो जानते थे कि सरकार यहाँ हमला नहीं करेगी। अगर सरकार ने यहाँ हमला किया तो साफ साफ ये सिख एज अ रिलीजन पे हमला होगा। आज भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो अपने धार्मिक स्थलों का ऐसा फ़ायदा उठाते हैं कि धार्मिक स्थल में सरकार घुस नहीं सकती। अगर धार्मिक स्थल में घुस जाएगी तो यहाँ पे ये डिक्राई कर सकते हैं कि हमारे धर्म पे एक बहुत बड़ा नुकसान सरकार पहुँचाना चाहती है। तो इस वजह से ब्लू स्टार के इंटेंशन सही थे, पर जिस तरह से ब्लू स्टार होने के बाद सिखों के लिए सिखों के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन, जो कि वायलेंट आंदोलन शुरू हुआ, उसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं भारत की छवि भी बिगड़ी थी। इस आंदोलन की उत्पत्ति भारत की स्वतंत्रता और बाद में धार्मिक आधार पर हुए विभाजन के कारण हुई थी। जब भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान दोनों बने तो क्या हुआ, यहाँ पे अलग से बोला गया कि सिख भी एक अलग धर्म है, तो सिखों के लिए क्या बनना चाहिए? खालिस्तान। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम आपको एक अलग से देश तो नहीं दे सकते, पर हम अलग से एक राज्य जरूर दे सकते हैं। तो राज्य के लिए बात हुई थी, बाद में 1966 में उसको पूरा भी किया गया। भारत और पाकिस्तान के मध्य विभाजित पंजाब प्रांत में सबसे अधिक सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसके कारण लाखों लोग शरणार्थी बनने के लिए विवश हो गए। इस विभाजन के कारण महाराजा रणजीत सिंह के महान सिख साम्राज्य की राजधानी लाहौर पाकिस्तान के नियंत्रण में चली गई। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहिब सहित कई पवित्र स्थल भी पाकिस्तान के पास चले गए। अब वहाँ पे लोगों को डर लगने लगा कि था तो ये मुस्लिम प्रधान देश पाकिस्तान, तो वहाँ पे सिखों को किस तरह से रखा जाएगा। बहुत सारे सिख वहाँ पे इसीलिए रुक गए थे क्योंकि उनको अपने धार्मिक स्थलों का देखरेख करना था। स्वतंत्रता के समय ही पंजाबी भाषा राज्य के निर्माण के लिए पंजाबी सूबा आंदोलन के साथ अधिक स्वायत्तता के लिए राजनीतिक संघर्ष शुरू हो गया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी 1955 की रिपोर्ट में इस मांग को भी खारिज कर दिया। जब 1955 की रिपोर्ट आई थी तो इस मांग के खारिज होने के बाद सिख समुदाय में काफ़ी हद तक आक्रोश जग गया था।
कई वर्ष के विरोध के बाद 1966 में पंजाबी सूबे की मांग ध्यान में रखते हुए पंजाब राज्य का अलग से पुनर्गठन किया गया। पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के तीन भागों में विभाजित किया गया, जिसमें से हिंदी भाषी हिंदू बहुल हिमाचल प्रदेश बना और हरियाणा तथा पंजाबी भाषा हिमाचल और हरियाणा बना तथा पंजाबी भाषा और सिख बहुल पंजाब बना। ठीक है, अगर बात करें आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रस्ताव है। अगर खालिस्तानी संबंध इसमें हमें जोड़ना है तो देखिए कैसे जोड़ सकते हैं। 1973 में नए सिख बहुल पंजाब में प्रमुख दल कौन था? अकाली दल। इनकी मांगों की एक सूची जारी हुई, जिसमें राजनीतिक मांगों के अतिरिक्त आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में पंजाब से संबंधित चिन्हित क्षेत्रों की पूरे स्वायत्तता की भी मांग की गई। इसके अलावा पृथक राज्य और अलग संविधान की भी मांग की गई। ऐसा कैसे हो सकता है? जब उन्होंने कहा जब जम्मू एंड कश्मीर के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? जबकि अकालियों ने स्वयं बार बार यह स्पष्ट किया कि वे भारत से अलग होने की मांग नहीं कर रहे हैं। पर यहाँ पे बात इन्होंने बस इतनी की थी कि हमको ऑटोनॉमी चाहिए, भारत से अलग होने की बात नहीं कर रहे थे। इनको अलग अपना कानून चाहिए था, अलग अपना स्वतंत्रता की अलग अपनी कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए थी। भारत के लिए आनंदपुर साहिब प्रस्ताव बहुत गंभीर चिंताजनक रूप ले चुका था, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ एक विभाजन देखा था। भारत बट गया था ना, बांग्लादेश बन गया था, उधर पाकिस्तान बन गया था। तो उस हिसाब से भारत काफ़ी परेशान था। जरनैल सिंह भिंडरावाले, इनके बारे में लेट्स टॉक, क्योंकि एक बहुत बड़ा इन्होंने एक सिग्निफिकेंट ब्लॉट डाला है हमारी कंट्री पे। मतलब इनके राज्य में ये तो छुपे हुए थे, कहाँ पे? ये छुपे हुए थे हमारे गुरुद्वारे में, और गुरुद्वारे के आसपास बहुत ऐसी खबरें आती थी कि वहाँ पे लोगों की बॉडी कटी मिलती थी नाली के पास, और लोग उसको उठा कहीं फेंकते भी नहीं थे, इतना डर था भिंडरावाले का। अभी अमृतपाल सिंह जो खालिस्तानी सपोर्टर हैं, दुख की बात तो ये है कि वो जीत गया है प्रिजन से, उसको यहाँ राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस दिया जाता है क्योंकि स्टैट्यूटरी राइट है। अमृतपाल सिंह की जीत हो गई है। मतलब यहाँ पे लोग अभी भी कुछ ऐसे हैं जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, तो भिंडरावाले की तरह अमृतपाल सिंह ने अपनी पूरी सर्जरी कराई है फेस की कि वो भिंडरावाला जैसा दिख सके। जरनैल सिंह भिंडरावाला एक करिश्माई उद्देशक था। ये जल्द ही अकाली दल के नेतृत्व के विपरीत स्वयं को सिखों का प्रामाणिक आवाज़ के रूप में स्थापित कर चुका था। ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस के राजनीतिक लाभ हेतु अकालियों के खिलाफ खड़े होने के लिए भिंडरावाले को संजय गांधी का समर्थन प्राप्त था। अकाली दल के खिलाफ पहली बार ऐसा माना जाता है कि संजय गांधी ने भिंडरावाले को सपोर्ट दिया था। हालांकि 1980 के दशक तक भिंडरावाले की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि वह सरकार के लिए मुसीबत बन चुका था। वर्ष 1982 में भिंडरावाले ने अकाली दल के नेतृत्व के समर्थन से धर्म युद्ध मोर्चा नामक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की। उसने पुलिस के साथ प्रदर्शनों और झड़पों का निर्देशन करते हुए स्वर्ण मंदिर परिसर को अपना निवास स्थान बना लिया। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ये हुई। उसके बाद यह आंदोलन पहली बार आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में शामिल मांगों की पूर्ति के उद्देश्य से तैयार किया गया था। शुरू में तो बस इतना कह रहा था कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जिसमें बोला गया था कि हमको सेपरेट अलग नहीं होना है भारत से, हमको बस इतना करना है कि भारत के साथ रहते हुए हमें एक संविधान अपना अलग चाहिए, हमको स्वायत्तता चाहिए, बस इतनी बात हुई थी। पर यहाँ पे धीरे धीरे करके क्या हुआ, यहाँ पे कंप्लीट सेसेशन की बात होने लगी। ठीक है, हालांकि बढ़ते धार्मिक ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक हिंसा और हिंदुओं के खिलाफ भिंडरावाले की कठोर बयानबाजी के कारण इंदिरा गांधी की सरकार ने आंदोलन को अलगाववादी घोषित कर दिया। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेशन ब्लू स्टार बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना ही पड़ेगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक भारतीय सेना का ऑपरेशन था जो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर मौजूद अलगाववादियों को हटाने के लिए चलाया गया था। भारतीय सेना ने भिंडरावाले और उसके उनके सशस्त्र जितने भी आर्म्ड वायलेंट ग्रुप्स थे उनको बाहर निकालने के उद्देश्य से स्वर्ण मंदिर परिसर में धावा बोल दिया, और यह ऑपरेशन 1 जून से 6 जून 1984 के बीच चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भिंडरावाले की मौत हो गई तथा सेना, नागरिकों और उग्रवादियों की भी बड़ी संख्या में मौत हुई थी, वहाँ पे मृत्यु हुई थी। हालांकि इसे दुनिया भर में सिख समुदाय के लोग भावनात्मक रूप से अत्यधिक आहत हुए, क्योंकि स्वर्ण मंदिर बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्लेस होल्ड करता है। किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी का एक धार्मिक स्थल उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जिस प्रकार से ये हुआ, ये तो आज भी लोग बोलते हैं कि गलत हुआ। इस ऑपरेशन ने दुनिया भर में सिखों की भावना को गंभीर रूप से आहत किया और खालिस्तान की मांग को और भी बढ़ावा दे दिया। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके 2 सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। जो उनके सिख अंगरक्षक थे,
सामने से, क्योंकि वो बॉडी उनको, वैसे इंदिरा गांधी जी को बहुत बार बताया गया था कि ऐसा हो सकता है, उन्होंने ये भी कहा था, बहुत लोगों ने ये सजेस्ट किया था इंदिरा गांधी जी को कि अपने अंगरक्षकों को आप हटाइए, इंटरनल खबर आ रही है। और यहाँ पे इसी इंटरनल खबर को साफ साफ इंदिरा गांधी जी कहीं ना कहीं वो जान भी चुकी थी कि ऐसा हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा दिन तक शायद बच नहीं पाएंगी, इसलिए उन्होंने हटाया भी नहीं। हाँ, एक बहुत ही मतलब एक मेमोआर लिखा था, एक उनके बायोग्राफर ने लिखा था कि उनको कहीं ना कहीं पता था कि ऐसा बहुत जल्द होने वाला है। जान के आपको हैरानी होगी कि अमृतपाल सिंह जो अभी जीता है वो इन्हीं में से एक कांस्टेबल का बेटा है। तो समझ सकते हैं, एक अंगरक्षक का बेटा, वो मतलब जिसने हमारे प्राइम मिनिस्टर को मौत के घाट उतारा, उसी के बेटे को अभी रिसेंटली बहुत अच्छे अमाउंट में वोट्स मिले हैं। आप ऐसी कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इसने विभाजन के बाद से सबसे खराब सांप्रदायिक हिंसा को जन्म दिया, जहां बड़े पैमाने पर सिख विरोधी हिंसा में 8000 से अधिक सिखों का नरसंहार हो गया। अब ये बहुत गलत बात थी। अब यहाँ से क्या हुआ, एक चेंज शुरू हो गई, और अभी भी इंडिया में डाउन अंडर खालिस्तानी सेंटिमेंट्स बहुत हाई हैं। इस घटना के प्रतिरोध में 1 वर्ष बाद कनाडा में स्थित सिख राष्ट्रवादियों ने एयर इंडिया हवाई जहाज़ को विस्फोट से उड़ा दिया, जिसमें 329 लोगों की मृत्यु हो गई। उन्होंने दावा किया कि हमरा भिंडरावाले की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया है। पंजाब एक लंबे समय तक चले उग्रवाद का केंद्र बन गया और 1995 तक ऐसा ही हुआ वहाँ पे। कथित तौर पर इस आंदोलन को भारत में अशांति पैदा करने के लिए पाकिस्तान द्वारा समर्थन दिया गया था, और 1990 के दशक तक यह धीरे धीरे कमज़ोर हो गया, और फिर कश्मीर यहाँ पर एक मुद्दा बन गया। हिंसा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, अधिकांश आबादी आंदोलन के खिलाफ हो गई, और भारत आर्थिक उदारीकरण की ओर बढ़ने लगा। कनाडा और भारत में विरोध की गतिविधियां देखते हैं इसके बारे में। सांझ सवेरा पत्रिका वर्ष 2002 में टोरंटो स्थित पंजाबी भाषा की साप्ताहिक पत्रिका सांझ सवेरा ने इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाते हुए जिम्मेदार व्यक्तियों का महिमांडन करते एक कवर चित्रण के साथ उनकी मृत्यु की सालगिरह की बधाई दी। वाह! पत्रिका को सरकारी विज्ञापन मिले और अब यह कनाडा का एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र है। तो आप समझ सकते हैं, जिस देश में 2002 से इतने स्ट्रॉन्ग खालिस्तानी सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, जिस देश में ऐसे लोगों को अभी भी सपोर्ट है, जो दूसरे देश के जो हाईएस्ट लेवल पे बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर की हत्या करने का यहाँ पे सालगिरह मना रहे हैं, अभी भी होता है। वहाँ पे कनाडा में खालिस्तानी अभी भी सेलिब्रेट करते, झांकियाँ निकालते हैं, और यहाँ पे जिन 2 अंगरक्षकों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी उनको भगवान के रूप में पूजते हैं, ठीक है। फिर खालिस्तानी समर्थक जनमत संग्रह के बारे में बात करते हैं। खालिस्तान समर्थक संगठन सिख्स फॉर जस्टिस SFJ ने ब्रैम्पटन में खालिस्तान पर एक तथाकथित जनमत संग्रह आयोजित किया, जिसमें महत्वपूर्ण समर्थन का दावा किया गया। कहा कि हाँ, इस जो जनमत हुआ था 2022 में कनाडा में, रेफरेंडम हुआ था, आपकी कंट्री में खुलेआम रेफरेंडम हो रहा है और आपके उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये तो बहुत शर्म की बात है। और यहाँ पे कनाडा में झांकी भी निकाली गई थी, तो रेफरेंडम में साफ साफ बोला गया कि भाई आप चाहते हैं कि एक अलग से देश बन जाए, और कनाडा के सामने खुलेआम हो रहा है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार वर्षगांठ परेड भी हुई थी। ब्रैम्पटन ओंटारियो में आयोजित एक परेड में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाया गया, जिसमें खून से सना हुआ एक चित्र प्रदर्शित किया गया और दरबार साहिब पर हमले का बदला लेने का समर्थन किया गया। कनाडा खालिस्तानी का समर्थन क्यों करता है? देखो, पहली बात तो अभी जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वो आधी खालिस्तानियों से बनी है, आधी से ज़्यादा खालिस्तानियों से बनी है। जो खालिस्तानी सपोर्टर्स है उनके कैबिनेट में बैठे हैं। तो यहाँ पे अगर जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानियों के खिलाफ कुछ भी बोला, ये सरकार से अपनी हाथ खींच लेंगे और इनकी सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे ही ट्रूडो फैमिली वैसे ऐसी ही रही हमेशा से। मिलवस्की ने अपनी किताब में इस सवाल का जवाब दिया है, या आमतौर पर कनाडा में वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा हुआ है। 2021 में कनाडियाई जनगणना के अनुसार सिख कनाडा की आबादी का 2.1% हिस्सा भी हैं। वे देश के सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले धार्मिक समूह में से एक है। भारत के बाद कनाडा दुनिया में सिखों की सबसे बड़ी आबादी का देश है। कनाडा में खालिस्तान आंदोलन क्यों जारी है? बिल्कुल इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बेसिकली पूरा का पूरा वोट बैंक इन्हीं से बना हुआ है, इस वजह से, ठीक है। इसीलिए समर्थन इनको ज़्यादा मिल रहा है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कई वर्षों
के विरोध के बाद 1966 में पंजाबी सूबा की मांग को ध्यान में रखते हुए पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक भारतीय सेना का ऑपरेशन था जो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर मौजूद अलगाववादियों को हटाने के लिए चलाया गया था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। सो आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो एंड आई होप आप इसे जितने लोगों के साथ हो सके उतने लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।